तो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। तो आज हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा दीजिए बच्चों, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, तो उसमें कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा ये हमें सीखना है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो हमने आप लोग को सिखाया था, कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा हो तो उस पर फोर्स लगता है F = QVB sin थीटा। मैक्सिमम फोर्स कितना होगा QVB जब थीटा 90 डिग्री हो। और इस चार्ज पार्टिकल का मोशन भी हमने चेक कर लिया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 3 केस पर। एक जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करे, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करे, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो कुछ एंगल बनाते हुए मूव करे। ये सब सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं और पिछला लेक्चर ना देखे हो तो वो देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, क्या पिछला लेक्चर आप लोग देख करके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और कहीं डाउट होगा तो हम एक डाउट क्लास रखेंगे, तो उसमें आप लोग को डाउट क्लियर कर देंगे, या जैसे पढ़ा रहे हैं उसी में हम 10 मिनट रोक करके आपको क्या करेंगे, रिवाइज करा देंगे, डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लेक्चर इसके पिछले वाले लेक्चर देख करके नोट्स में बना लें, ठीक है, और समझ लें अच्छे से। एक एक चीज़ एक्सप्लेन है, कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आइए टॉपिक पर आते हैं। तो अब ये टॉपिक ध्यान समझिए। तो यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी कितनी है B, और इसमें एक कंडक्टर हमने रख दिया कुछ ऐसे। मान लो ये एक कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर, इसका अपना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इस कंडक्टर का लेंथ कितना है हमने L मान लिया, ठीक है। ये कंडक्टर है आपका, बढ़िया सा कंडक्टर बना दे रहे हैं, मतलब कोई वायर है ना। इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट। तो मैंने मान लिया करंट वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे। क्लियर? ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। अब करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है। एम आई राइट? क्या मोशन कर रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है। क्लियर है ना। अब वो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। क्लियर भाई? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? E। तो जो एक पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर भी कितना चार्ज होगा? E चार्ज। यानी कई ढेर सारे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। क्लियर? और सब पर चार्ज कितना है? E है। ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहे हैं, ये भी आपको पता है। जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और एटम को पॉजिटिव आयंस कहते हैं, है ना। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट आ रहे हैं।
तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। बोलो, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने, ठीक है ना। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हो रहा है ना, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ऐसे, तो करंट इसके अपोजिट जा रहा है। हम करंट आई और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच एंगल अगर हम मान लेते हैं थीटा है, कितना है, थीटा, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा। अच्छा, आप सोचोगे फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मोशन आपने पढ़ा है, इसके पहले वाले लेक्चर में चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो कुछ एंगल बनाते हुए तो उस पर एक फोर्स लगता है, F = QVB sin थीटा। तो अगर इसमें भी चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस पर भी तो फोर्स लगेगा। जब ढेर सारे चार्ज पार्टिकल होंगे तो उन सभी पर फोर्स लगेगा, और उस पर फोर्स लगने का मतलब पूरे कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है। लॉजिक क्लियर हुआ ना। तो इसी वजह से पूरे कंडक्टर पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वो कंडक्टर पर नहीं लगता है एक्चुअल उन चार्ज पार्टिकल्स पे, लेकिन वो कंडक्टर में है ना, इसलिए कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। क्लियर ना। तो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे है, इस कंडक्टर में है, ठीक है ना। तो उन चार्ज पार्टिकल पर अगर हम फोर्स निकाल लेंगे, सभी चार्ज पार्टिकल पे, जितने भी चार्ज पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगे, मतलब L लंबाई वाले कंडक्टर में जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे उस पर अगर हम फोर्स निकाल लें, टोटल फोर्स, वो फोर्स इस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है ना। मतलब वही कह सकते हैं, वही फोर्स क्या है, कंडक्टर पे जो फोर्स है वही फोर्स कंडक्टर का भी है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बेस पर इसे हम कंसिडर करेंगे। किस बेस पे, हाँ, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है ना, और पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -e होता है, पॉजिटिव चार्ज पे कितना होता है, +e। ठीक है। अब मान लेते हैं जो चार्ज फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, वही क्या है, करंट हमारा है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या बताएंगे, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है उसी वेलोसिटी से पॉजिटिव चार्ज भी किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से, तो पॉजिटिव चार्ज भी जा रहे हैं किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से ही जा रहे हैं। क्लियर। और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, ये भी कन्फर्म है। तो हम इसी बिहाफ पर ये मान लेते हैं कि इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन हैं। अभी होल वॉल्यूम की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ हम लेट कर लेंगे क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, स्मॉल n। क्लियर। कितना है, हाँ, स्मॉल n है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब अगर आपसे कैलकुलेट कर दिया जाए कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो आपको लेंथ पता है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, आप कहोगे यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम, बोलो। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इनटू लेंथ से। ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो हो गए ना। अब एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक a पॉजिटिव चार्ज कितना लगेगा,
एफ डैश मान लोगे तो कहोगे क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्यू के प्लेस पे क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, मैग्नेटिक फील्ड बी साइन थीटा। इतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगेगा और इतना ही फोर्स क्या लगेगा, जो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। ई वी डी बी साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है, बोलो। तो पॉजिटिव चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है, ई वी डी बी साइन थीटा, ये हमने एफ डैश मान लिया, एक इलेक्ट्रॉन पे या एक पॉजिटिव चार्ज जो जा रहा है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। अब जरा ये सोचो, अब जरा ये सोचो, इतने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा। ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है NaL, इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो इतने में क्या क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई कंडक्टर F इज इक्वल टू होगा F डैश इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं NaL, और F डैश कितना हमारा है, फर्स्ट बना दो इसको, इसको सेकंड कह दो, तो फर्स्ट एंड सेकंड। F कितना आएगा हमारा, ई वी डी बी साइन थीटा NaL। क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे और करके, तो फोर्स F इक्वल टू N E A V D L B साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो। इक्वेशन नंबर थर्ड बना देंगे इसे, थर्ड है ये। अब आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है, NeAVD, बोलो पढ़े हो। इक्वेशन फोर्थ बना दो इसे, तो थर्ड एंड फोर्थ, तो जहाँ NeAVD लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे हम, I लिख देंगे। तो फोर्स कितना हो जाएगा, I L B साइन थीटा, क्या लिख देंगे, I L B साइन थीटा, यही फोर्स होगा। इक्वेशन नंबर 5 क्लियर है। अगर कोई कंडक्टर थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया हो तो फोर्स कितना होगा, ILB साइन थीटा, क्लियर है, प्रूविंग क्लियर। हाँ, तो आपने ये नोट कर लिया। तो अब हम बात करेंगे दो केस पर, इस पर 2 या 3 केस इस पर हम डिस्कस करेंगे। केस का मतलब कंडीशन, ठीक है ना, वो कोर्ट कचहरी वाला केस नहीं है ना। केस का मतलब यहाँ पे क्या है, कंडीशन, मतलब हमारा जो कंडक्टर है उसका कंडीशन हम देखेंगे। अगर ये कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ इस तरह से हो, करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, है ना। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन तब फोर्स क्या होगा, लगेगा इसमें, साइन 0 वैल्यू 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा 0, तब कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करे, फ्लो करे, तो क्या होगा, कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा। नाउ केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। फोर्स क्या होगा, ये विल बी मैक्सिमम, यानी फोर्स हमारा आएगा IBL, यानी IBL
एल या आई एल बी। ठीक है, यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट लिख सकते हो। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, तो B इक्वल टू आएगा फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। तो एसआई यूनिट ऑफ बी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्लियर? फोर्स का न्यूटन, करंट का एम्पियर, लेंथ का मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये भी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है, 1 टेस्ला के बराबर होता है। ठीक है ना? केस थर्ड, अगर करंट ना फ्लो हो रहा हो तब क्या करेंगे? हाँ, करंट अगर फ्लो ना हो तब क्या फोर्स लगेगा? तब फोर्स नहीं लगेगा। तो केस थर्ड भी नोट कर लीजिए। इफ आई क्या हो 0, देन फोर्स भी क्या होगा 0, तब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा 0। तो 0 दो कंडीशन में होगा, एक आई 0 हो और फोर्स 0 रहेगा, दूसरा करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर रहा हो? फ्लो कर रहा हो, तभी फोर्स नहीं लगेगा। मैक्सिमम कब लगेगा? जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, मतलब मैक्सिमम कितना? IBL। तो जब भी मैक्सिमम फोर्स निकालने की बात करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे, तो IBL लगाना हमेशा। क्लियर? तीनों केस नोट कर लिया? हाँ, और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म कौन बताएगा? शिष्य बता सकते हो क्या बेटा? वेक्टर F इक्वल टू आई वेक्टर L क्रॉस B, ये होता है, ध्यान रखना। इसका ये वेक्टर फॉर्म है, क्रॉस प्रोडक्ट का ये वेक्टर फॉर्म बनता है। ठीक है ना? L क्रॉस B नोट कर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। दो पैरेलल वायर हैं, उनमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हेडिंग रहेगा, तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे। फार्मूला F इक्वल टू IBL साइन थीटा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 होगा। ठीक है? हाँ, तो हेडिंग रहेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो चलिए इसमें हम फिगर बनाते हैं बढ़िया सा। देखो, ये हमने लेट किया कि दो इक्वल लेंथ के दो पैरेलल है ना, ये आपके दो पैरेलल हो गए। पैरेलल है ना? इसका नाम है PQ, इसका नाम रखा RS। दोनों की लेंथ क्या है बच्चों? सेम है। लेंथ क्या है? सेम है। और दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमने R मान लिया। कितना मान लिया? इन दोनों में करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है। इसमें फ्लो हो रहा है I1 और इसमें फ्लो हो रहा है I2। करंट का डायरेक्शन सेम है। यह है फिगर नंबर 1। ठीक है, फिर हम क्या किया? यहाँ पे करंट का, एक में करंट का डायरेक्शन हमने क्या किया? चेंज कर दिए। तो फिगर नंबर उसको हम 2 में दिखा रहे हैं। ठीक है, वही वायर है, PQ RS। थोड़ा टेढ़ा हो गया जरूरी है ना?
RS। इसमें करंट I1 है और इसमें I2 है अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है R। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है R। ये है फिगर नंबर 2। आप किसी भी एक फिगर का यूज़ करके इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है वो निकाल सकती है। कोई भी एक फिगर आप यूज़ कर लीजिए। चलिए हम पहला वाला फिगर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है ना। इसमें भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। अब आपको पता है कि ओर्स्टेड ने बताया है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो क्या इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? कहोगे यस सर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे क्या इसमें करंट के इसमें कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो कहोगे नहीं बनेगी। बनेगी। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली बनेगी, कंफर्म है ना। इसके सराउंडिंग क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आगे भी रहेगा, इधर भी रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी, मतलब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। क्लियर? और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रहेगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रहेगा। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ? भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम होगा, इतना ही फर्क होगा ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। इससे ये वायर r डिस्टेंस दूर है और इससे भी ये वायर r डिस्टेंस दूर है कि नहीं? बोलो इकरा। इस वायर से ये वाला वायर RS जिसका नाम है r डिस्टेंस दूर है परपेंडिकुलर, और इससे ये वाला वायर कितना दूर है, वो भी r ही डिस्टेंस दूर है। दोनों के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो हम यही कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में विराजमान है, प्रेजेंट है ना, है ना। अब ये भी अपने आप में गुंडा है और ये भी अपने आप में गुंडा है। बोलो है कि नहीं? कहेगा तुम मेरी मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो ये कहेगा नहीं तुम भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड में हो। अब दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट अगर फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये बर्दाश्त होगा नहीं, फोर्स ज़रूर लगेगा। क्योंकि इसके पहले आपने क्या पढ़ा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें फोर्स ज़रूर लगेगा। यही पढ़ा है ना इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में हैं तो क्या इन दोनों पर फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा ना। क्यों लगेगा? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फोर्स लगेगा ना। उस फोर्स का डायरेक्शन अगर बताना है तो कैसे बताओगे? इन दोनों पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे जानने किधर लगेगा? उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगा करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे। क्या पता करेंगे? यस। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाओ, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, तो इधर फिंगर ऊपर आ रही है ना, और इस साइड फिंगर देखो ना ऐसे नीचे जा रही है ऐसे। इसका मतलब क्या है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, किधर है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड है। तो अपवर्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डॉट से। ये किसका है? इसका है, तो इसको हम B1 कह देंगे। क्या कह देंगे? तो इसका क्रॉस किधर होगा? इस साइड क्रॉस होगा,
तो उस क्रॉस में हमारा ये बेचारा मैग्नेटिक फील्ड में ये पड़ रहा है, कौन सा, ये कंडक्टर, मतलब ये RS हमारा कंडक्टर इसके क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड में पड़ रहा है। क्लियर, बोलो इकरा। भाई क्रॉस किधर बन रहा है, इधर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, तो हम इसे क्रॉस से दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को, जो प्लेन के परपेंडिकुलर और इनसाइड हो, डाउनवर्ड हो। तो क्रॉस में ये वायर पड़ रहा है, ये हमें पता चल गया राइट हैंड थंब रूल से। अब क्या करेंगे, RS कंडक्टर में का भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल जब ऐसे लगाएंगे तो इसका भी डॉट किधर होगा, इधर होगा, क्रॉस इस साइड होगा, मतलब इसका क्रॉस इधर होगा, वो B2 वाला हो जाएगा। डॉट इधर आ रहा है, मतलब इसके डॉट में ये वाला वायर पड़ेगा, ये डॉट है, किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये RS का, तो इसे हम क्या कह देंगे, B2। बोलो सही है, क्लियर है ना। दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है, डॉट और क्रॉस दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ऐसे जा रही है और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है। क्लियर ना। और करंट दोनों मैग्नेटिक फील्ड के लिए परपेंडिकुलर है, बोलो है कि नहीं है। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे घुस रही है, करंट ऐसे जा रहा है, तो परपेंडिकुलर नहीं है इसमें। तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है I और B के बीच, तो इस पर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। अभी जस्ट पहले पढ़ा है ना, जब I और B के बीच थीटा 90 डिग्री, फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। कितना होता है, IVL। तो इस पर भी क्या होगा, वही फोर्स लगेगा मैक्सिमम। ये भी परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी फोर्स मैक्सिमम है, इस पर भी फोर्स मैक्सिमम। निकाल सकते हैं, तो चलो निकालते हैं। फोर्स तो लगेगा मैक्सिमम, वो हमने मान लिया कितना, पहले पर फोर्स लग रहा है, नहीं दूसरे पर कौन लगा रहा है, पहला वाला। कितना लगा रहा है, F1। चलो इस पर F1 लग रहा है, कितना लगेगा, लेंथ कितना है इसका, L, तो और करंट कितना है, I2, तो I2L, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1, तो पहले पर इतना लगेगा। हाँ, ये फोर्स ऑन RS है, फोर्स ऑन RS। क्लियर। अच्छा चलो ये हो गया। अच्छा B1 कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हम निकाल सकते हैं क्या, ये तो सिखाया है ना, स्ट्रेट वायर कारण R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, निकाल सकते हो ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ये होता है B इक्वल टू μ0/2πI/r। बोलो होता है ना। तो यहाँ पे वायर जो अगर RS लेते, PQ लेते हैं, कौन सा वायर लेते हैं, PQ, तो इसमें करंट कितना है, I1, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक R, तो ये B1 कितना हो जाएगा, μ0/2πI1/r। इसको बना देंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको बनाएंगे सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड मतलब जहाँ पे B1 लिखा है यहाँ पे, वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो फोर्स F1 कितना आएगा बेटा, I2L μ0/2πI1/r। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, F1 कितना आएगा, μ0/2π I1 इंटू I2/r इंटू L। बोलो ये आया कि नहीं आया, इक्वेशन नंबर 3। तो RS कंडक्टर पे फोर्स कितना मिला हमें, μ0/2πI1/I2/r इंटू L। बोलो सही है, ये इतना क्लियर है, बोलो। तो पहला काम करिए, नोट करिए, यहाँ तक छाप लो।
तो ये जो फोर्स निकला है RS कंडक्टर पे निकला है, तो हमने ये F1 कितना लिया है I2LB1। सिर्फ यही क्यों लिया, साइन थीटा क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यहाँ पर हियर थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। चाहे इस पर निकालिए या इस पर निकालिए, फोर्स हमेशा क्या रहेगा, दोनों पे मैक्सिमम रहेगा, है ना। चलिए अब निकालते हैं PQ वायर पे फोर्स। सिमिलरली अगर हम इस PQ वायर पर भी क्या निकालें फोर्स, तो फोर्स ऑन वायर PQ, RS नहीं PQ, तो आप ये फोर्स कौन लगा रहा, B2 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है भाई। इस पर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अप्लाई कर रहा है, और तो इस वायर पर ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है B2, इसका फोर्स अप्लाई होगा, है ना। तो इसे हम F2 कह देंगे। ये कितना होगा, इसमें जो करंट फ्लो रहा है I1, जिस मैग्नेटिक फील्ड में है उसका मैग्नीट्यूड B2, और जो इसका लेंथ है वो कितना है L। क्लियर। अब B2 कितना होगा, तो B2 आप निकाल सकते हो μ0/2π इंटू इस करंट के कारण बन रहा है ना I2 करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो यहाँ हम I2 बाई क्या लिख देंगे, डिस्टेंस वही रहेगा R। इट इम्प्लाइज दैट, ये वैल्यू पुट करेंगे तो F2 कितना मिलेगा हमें, I1 μ0/2π I2/R इंटू L। तो इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू μ0/2π I1 I2/R इंटू L। इक्वेशन नंबर बना देंगे इसे 4th। देखो ये फोर्स आया, F2 इज इक्वल टू μ0/2π I1 I2/R इंटू L। इक्वेशन नंबर बना देंगे 4th। अब जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो, निगाहें गड़ा के देखो, है ना, अच्छे से इस बोर्ड की तरफ, क्योंकि लाइट थोड़ी सी चली गई है तो कम दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको ध्यान से देखेंगे। ध्यान से अगर देखते हैं तो इसका जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, दिख रहा है, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। देखो ये चीज़ वो चीज़ देखो सेम है, एकदम 100% श्योर हो, कंफर्म मान लें, वेरी गुड, मतलब आपको दिखाई पड़ गया अच्छे से। तो जो राइट हैंड सेम है तो हम कह सकते हैं F1 बराबर क्या होगा, मतलब दोनों फोर्स क्या होंगे आपस में, इनके बीच जो होंगे वो इक्वल होंगे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आया है, जल्दी छाप लीजिए। तो ये दोनों फोर्स की जो वैल्यू आई है क्या है, इक्वल है ना। तो मैं इसे कुछ लिख लेता हूँ, F1 इज इक्वल टू क्या है F2, और इसे हम F मान लेंगे। क्या मान लेंगे, F। चलो ठीक है, एक कंक्लूजन मिल गया कि बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th F1 क्या है, बराबर है F2 के, और इसे मैंने क्या लेट कर लिया, F। क्लियर, क्या लेट कर लिया, F। मतलब इसको और उसको क्या मान लेंगे भाई, बराबर है तो हम F मान लेते हैं, है ना। तो हम यहां से ले सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, μ0/2π I1 I2/R इंटू L। तो यहां से अगर हम F/L निकाल लें, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो μ0/2π I1 I2 क्या मिलेगा, R। मेन ये फार्मूला हमें प्रूफ करना होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इक्वेशन नंबर बना देंगे इसे 5th।
तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था, वैल्यू था, वो आपने निकाल लिया, दोनों के बीच सेम है। इस पर लग रहा है F1, इस पर लग रहा है F2, दोनों इक्वल है, इतना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो पर यूनिट लेंथ में इतना फोर्स लगता है ना। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, ये नहीं समझ में आ रहा है ना। ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, कैसे निकालेंगे उसका डायरेक्शन? तो सबसे बढ़िया रूल है राइट हैंड पाम रूल, पढ़ा है ना, निकाल सकते हैं। चलो लगाते हैं राइट हैंड पाम रूल, लगाया जाए। इस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? ऊपर, डॉट का मतलब इधर आ रही है। करंट ऐसे है तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, राइट हैंड पाम रूल किधर आ रहा है? क्लियर ना। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो F2 इस डायरेक्शन लग रहा है, इधर। तो इस पर फोर्स किधर होगा? ये अंदर जा रही है इधर, तो इस पर जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन पे होगा। F1 किधर है? इस डायरेक्शन में। मतलब ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है फोर्स से, और ये वाला किधर आने की कोशिश कर रहा है? इधर आने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, है ना। नज़दीक आ रहे हैं, इंट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो कैसा फोर्स होगा ये? अट्रैक्शन। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखना, तो इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। यहाँ पे मेंशन कर देना फिगर में, अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर। और यहाँ पर एक चीज़ और कंक्लूजन मिला, एक क्रॉस है, एक डॉट है, दो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे हमेशा। क्या करेंगे? हाँ, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड में है, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड में है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब इसको देखकर सिमिलरिटी आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इसका मैग्नेटिक फील्ड का डॉट किधर होगा? इधर, इसके क्रॉस में ये रहेगा। इसका डॉट किधर होगा? इधर होगा। ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। इसका क्रॉस किधर रहेगा? तो दोनों एक दूसरे के क्रॉस वाले में रहेंगे, सिमिलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में है। ये B2 है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स, ये अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इधर लगेगा इस पर। क्लियर। F2। इस पर फोर्स क्या लगेगा? ऐसे, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स इधर। इस पर फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा F1। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? रिपल्सन। क्या हो रहा है? रिपल्सन। और वैल्यू हमेशा कितना मिलेगा? यही मिलेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फार्मूला कितना? μ0/2 पाई I1 I2 R। दोनों वायर के बीच जो फोर्स है वो यूनिट लेंथ पे कितना है? ये है। और इससे हम लोग डिफाइन करेंगे क्या? 1 एम्पियर। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान समझिए अच्छे से। हम इसी फिगर का यूज़ करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। हम ये मान लेते हैं कि जो वायर है ना वो इनफाइनाइट लेंथ का है ना। इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड R इक्वल टू 1 मीटर, देन बाय इक्वेशन 5 फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना, और 2 पाई I1 I2 वैल्यू 1 इंटू 1/1, तो पाई पाई कैंसिल, 2 2 जा 4। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है?
2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ये फोर्स आ रहा है। तो अब इसी को देख करके हम बता सकते हैं, अगर दो पैरेलल वायर 1 मीटर के डिस्टेंस पर सेपरेट हों और उनके बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ पर इतना लग रहा हो, तो जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पीयर। समझ में आ गया ना। पहले हम यहाँ पे क्या किए कि 1 रख के चेक कर लिए कितना आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये मिला। ये तभी मिलेगा जब 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा होगा। क्लियर ना। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ तभी मिलेगा जब 1 एम्पीयर करंट क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, तभी इतना फोर्स मिलेगा। और दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सेपरेशन, वो कितना है, 1 मीटर का है, तब ये मिलेगा। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे किसको, 1 एम्पीयर को। तो हेंस करके लिखिए 1 एम्पीयर, हेडिंग बना दीजिए, हेंस डैश करके लिखिए 1 एम्पीयर। क्या लिखेंगे, इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ between two parallel conductor is 2 × 10⁻⁷ Newton per meter and wire are separated at distance 1 meter perpendicular, ठीक है, 1 मीटर perpendicular, then flowing current in the conductors is called 1 ampere। ठीक है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स इज इतना एंड वायर सेपरेटेड हो 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, 1 एम्पीयर। ठीक है ना। तो यही है कि आपका दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स कितना अप्लाई होता है, वो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। हाँ, परपेंडिकुलर, 1 मीटर परपेंडिकुलर, देन करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर्स इज कॉल्ड 1 एम्पीयर। ठीक है ना। तो हम इस तरह से 1 एम्पीयर को डिफाइन करते हैं। क्लियर। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और आप लोग इस पर घर पे जाकर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना। क्या सॉल्व करना, न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं एक टॉपिक और स्टार्ट करता, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। टॉर्क मतलब समझते हैं ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई लूप है, लूप मतलब क्लोज पाथ, वायर का क्लोज पाथ हो और करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मतलब रोटेशन होना, ठीक है ना, कॉइल का रोटेट करना, वो टॉर्क कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। और ये अपने आप में एक प्रिंसिपल है। क्या है, एक प्रिंसिपल। और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने के बाद उसका करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ेंगे हम, और साथ में गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन होता है अमीटर में और वोल्टमीटर में। ठीक है ना। और तब जाके ये चैप्टर हमारा क्या होगा, द एंड होगा।
तो आई होप कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे द एंड कर दूंगा, यहाँ तक पढ़ें और आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्लास में, ठीक है। पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।